हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर मैं प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग बात करूँ तो देखिए अभी हाल में ही 2019 में जो प्लेसमेंट गई है वो आईटी ब्रांच से गई है 17 लाख की, जो कि सारे आई कितने एनआईटीज़ में भी इतनी पैकेज नहीं मिल पाती है। तो बिहार की लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी बात कह सकते हैं कि हाँ, जैसा मेरे साथ भी ऐसा कुछ कई कई बार हो चुका है, जो कि सीनियर्स आते थे और थोड़े से रूड वे में पूछ लिया करते थे। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल नयानू। तो आज हम बात करेंगे बिहार के वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एमआईटी यानी कि मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो हमारे साथ बैठे हैं उनके इंस्टीट्यूट के एक छात्र सत्य प्रताप। नमस्कार प्यारे दर्शकों। तो आज हम इनसे जानेंगे एमआईटी की कुछ सच्ची और कड़वी बातें। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस साल उसमें एडमिशन लिया और उसके एडमिशन की प्रोसीजर क्या है? जी, तो मैंने वर्ष 2019 में ये एडमिशन लिया था एमआईटी में, और एडमिशन मेरा जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे हुआ था, और मेरा स्टेट में रैंक 208 था। अच्छा, तो एमआईटी में जाना आपका चॉइस था या कंस्ट्रेंट था? मीन्स मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चे अभी अभी जस्ट जेईई क्वालिफाई किए हैं तो उनके लिए एमआई में जाना मीन्स क्या एक अच्छा ऑप्शन होगा? जी देखिए, इस पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं वो तो सभी आईआईटी एनआईटी के लिए एस्पायर करते हैं, लेकिन सभी का रैंक तो टॉप आता नहीं है, तो इस वजह से आईआईटी एनआईटी उन्हें नहीं मिल पाती है। तो उन्हें एमआईटी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर उनका रैंक कम हो, लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप एमआईटी को छोड़ के आप अदर एनआईटी और टॉप आईआईटीज़ में भी जा सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं जानना चाहूँगा कि एमआईटी की फैकल्टीज़ क्या है वहाँ पे आपको कॉलेज के अंदर की जो कैंपस है, कैंपस कैसे है, वहाँ के जो सीनियर है वो कोऑपरेटिव है, क्या वहाँ रैगिंग होता है? तो कुल मिला के मैं कॉलेज के कुछ चंद अंदरूनी बातों के बारे में जानना चाहूँगा। जी, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्हें कॉलेज के बारे में अभी जस्ट 12th पास आउट हैं, या फिर जो टारगेट कर रहे हैं, तो उन्हें तो इस सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो फ़िलहाल मैं तो अभी 1 ईयर उसमें अपना स्पेंड कर चुका हूँ। तो अगर मैं बात करूँ फैकल्टी मेंबर्स की, तो फैकल्टी मेंबर्स ठीक हैं, ना बहुत अच्छे हैं और बहुत ख़राब भी नहीं बोल सकते। बहुत अच्छे भी इस सेंस में नहीं कि वो उतना आपको सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ कोऑपरेटिव हैं। अगर आपको पर्सनल कोई डाउट होता है तो वो लोग क्लियर करते हैं। और अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी आईआईटीज़ एनआईटीज़ इतना डेवलप तो नहीं है, जैसा कि मैंने अदर वेबसाइट्स ये सब पे भी पढ़ा, लेकिन हाँ फिर भी डेवलप्ड है, ताकि आप एक तरह से ठीक ठाक कह सकते हैं। तो मानिए कि जो बच्चे अभी क्वालिफाई किए हैं तो अगर उनको कुछ डाउट हुआ कि जैसे आप कॉलेज में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपकी फैसिलिटी कैसी मिलती है, कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपके पास फ्यूचर ऑप्शंस कितने होते हैं, वहाँ पे आपके पास कोई जॉब होता है कि नहीं होता, मेनली तो बच्चों का यही सारे सवाल होता है। तो मैं ये सारी बातें जानना चाहूँगा कि मेनली वहाँ से निकलने के बाद आपके पास फ्यूचर ऑप्शंस कितने होते हैं? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर मैं प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग बात करूँ तो देखिए अभी हाल में ही 2019 में जो प्लेसमेंट गई है वो आईटी ब्रांच से गई है 17 लाख की, जो कि सारे आई कितने एनआईटीज़ में भी इतनी पैकेज नहीं मिल पाती है। तो बिहार की लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी बात कह सकते हैं कि आपको 17 लाख की पैकेज गई है। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ कि अदर फ्यूचर ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आपको टॉप ब्रांचेस जो हैं वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हैं। तो ये तीनों कोर ब्रांचेस हैं, और कोर ब्रांचेस से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और सिविल सर्विसेज के लिए भी आप ऑप्शन रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ के एलुमनी की बात करूँ तो यहाँ की एलुमनी बहुत ही मतलब अच्छा हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, और जो अब उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसका बैकग्राउंड अच्छा ही रहेगा। तो जैसा कि आपने बात किया प्लेसमेंट का, तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ का प्लेसमेंट रेशियो क्या होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आईआईटी और एनआईटी जो है वो खुद में एक बहुत बड़ी ब्रांड है, तो आप उसके एस्पेक्ट में क्या बताना चाहेंगे? एमआईटी कहाँ स्टैंड करता है? जी देखिए, अगर आईआईटी एनआईटीज़ में जो होती है वो बच्चे मेनली प्राइवेट फर्म में जाना पसंद करते हैं, लेकिन बिहार इंजीनियरिंग में बच्चों को भी मालूम है कि यहाँ कंपनी कम आएंगी, तो प्लेसमेंट होने की चांसेस बहुत कम रहती हैं। तो अगर मैं पहले रेशियो की बात कर लूँ तो नॉट मोर देन 25% आपके बच्चे रिक्रूट हो पाते हैं प्लेसमेंट में। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो उनका मेन एम रहता है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब का,
क्योंकि मेनली बिहारी बच्चे रहते हैं और हमारी मानसिकता रहती है कि हमें गवर्नमेंट जॉब और अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है गवर्नमेंट जॉब की अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेके जा रहे हैं। मिनिमम आपका 45K से शुरू होता है तो 45,000 50,000 से, तो बच्चे उसके लिए इंस्पायर करते हैं। और यही है कि यहाँ पे प्राइवेट के लिए उतने बच्चे कॉन्शियस नहीं हैं, मेनली यहाँ पे सरकारी की तैयारी करते हैं बच्चे। कि बच्चों की भय को दूर करने वाली कि क्या अभी भी MIT में रैगिंग होती है या नहीं होती है, मीन्स जो जूनियर्स जा रहे हैं क्या अभी भी उन्हें डरने की ज़रूरत है, या फिर वो खुल के जो उनकी कैंपस है उसके आनंद ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं? क्या उसमें अभी भी रुकावटें हैं? क्या अभी भी सीनियर जो है वो सपोर्टिव ही हैं, या अभी भी उनको रैगिंग करते हैं, बाधा क्रिएट करते हैं? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगर मैं अभी से एक दशक पहले की बात करूँ, 2010 या फिर उससे पहले की, तो थोड़ा जाति को लेकर भेदभाव हुआ करता था और रैगिंग भी उसी बेसिस पे हुआ करती थी। लेकिन अब ये टोटली इरेडिकेट हो चुकी है, मतलब ये पूरी तरह से ख़त्म है। अब कोई जाति का ये भेदभाव नहीं है और रैगिंग भी यहाँ पे अब नहीं होती है। हाँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हो सकता है, क्योंकि वो एक छोटा सा आपका हर सीनियर आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो उसे आप रैगिंग के तौर पे ना लें। हाँ, जैसा मेरे साथ भी ऐसा कुछ कई बार हो चुका है, जो कि सीनियर्स आते थे और थोड़े से रूड वे में पूछ लिया करते थे, लेकिन वो रैगिंग नहीं, उसे एज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम लोग कह सकते हैं। तो ये होता है और रैगिंग कोई बड़ी नहीं होती। हाँ, थोड़ी बहुत चलता है इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, तो क्या आपने मीन्स इस साल भी JEE मेंस का फॉर्म भरा था? हाँ, देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट फ्रेशर में ही मैंने MIT में एडमिशन ले लिया था, तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं IIT NITs में पढ़ाई करूं। तो मैंने भी NIT के लिए मीन्स JEE मेंस का फॉर्म अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे पास अभी NIT के लिए 2 अटेम्प्ट बचे हुए थे और IIT के लिए 1। तो मैंने उसका उपयोग किया और मैंने NIT का फॉर्म भरा था JEE मेंस का। तो मेरी परसेंटाइल 96 परसेंटाइल आई थी। तो उस बेसिस पे मेरा जो रैंक आया, कैटेगरी रैंक, मेरा जो AIR वो 42,000। तो इस बार मैं भी अब और अच्छे IIT NITs के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं अगर मुझे MIT से अच्छी कॉलेज मिलती है तो मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप कॉलेज चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं और आप NIT की तरफ एस्पायर कर रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे का सवाल हुआ कि मानिए कि कोई आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहता हो, आपको यहाँ रोक के रखना चाहता हो, तो वो क्या बदलाव होंगे जो आप MIT में देखना चाहते हैं? वो क्या बदलाव होंगे जो आपको लगता है कि MIT में ज़रूरी है, इसको भी एक अपग्रेड करने के लिए, इसको भी एक उस लेवल पे लेके जाने के लिए जहाँ पे ये NIT को एटलीस्ट कम्पीट कर पाए, और बिहार की जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है उसके भी नाम, उसके भी बच्चों के नाम जो हो वो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में थोड़े फेमस हो, और बच्चे को जो एस्पायरेशंस हो, जो उनको प्लेसमेंट वो सुधर सके? तो क्या ऐसी बदलावें हैं जो आप देखना चाहते हैं MIT में? जी, अगर मैं क्रिटिसाइज़ तो नहीं करूँगा, पहले तो मैं आपको मोटिवेट करूँगा कि MIT के ही अभी हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने सुबाना एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, और उन्हें MHRD की तरफ से एंटरप्रेन्योरशिप का एम्बेसडर बना दिया गया है। और आप सोच समझते हैं कि मतलब टॉप 23 IITs, टॉप 32 या 31 NITs, उन सबों के बावजूद भी MIT के स्टूडेंट को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया अगर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो यहाँ के बच्चे में दम है। ओके, तो यहाँ पे बच्चे अपने लगन से, मेहनत से आगे जा सकते हैं, अपने मेरिट पे जा सकते हैं आगे। ओके, नो डाउट। और लेकिन जहाँ तक कुछ चीज़ की कसर रह जाती है, अगर टैलेंट वो आपके अंदर है तो वो आप IITs में भी चले जाइए, NITs में या फिर MIT में, टैलेंट तो आपके अंदर है, आप उसके निखार सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो आप जितना % अपना दे सकते थे तो उतना नहीं डिलीवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस हो सकती है। जैसे अगर हम लोग को फ़ंड की भी यहाँ बिहार में बहुत ही कमी रहती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बिहार गवर्नमेंट से और एजुकेशन के लिए फ़ंड आए तो यह कॉलेज और भी ऊपर जा सकता है। और कुछ मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, नहीं तो आपको फैकल्टी टीम या फिर प्रिंसिपल, ये लोग बहुत ही अच्छे हैं और कोऑपरेटिव हैं। अब चलिए, ये तो हो गई बातें। अब आ जाते हैं बच्चों के चंद सवालों पे जो उनके अक्सर होंगे और वो पूछ रहे होंगे कि अभी तक हमने उन पे बातें नहीं की। तो हम बात करेंगे कि इसकी ट्यूशन फ़ी कितनी है, हम बात करेंगे इसके सेमेस्टर फ़ी कितने हैं, इसके हॉस्टल फ़ी कितने हैं, यहाँ पे अकोमोडेशन, अगर कोई बाहर से बच्चे आते हैं तो उनको चार्ज कितना पे करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो बच्चे अभी जानना चाह रहे होंगे, तो इनके बारे में आप कुछ बताएँ। जी, देखिए, फ़ीस तो मतलब इतनी है जितनी आपकी
10 रुपये के 2 मैगी होती है, 5 रुपये की 1 मैगी होती है, तो 2 मैगी के फ़ीस में आप यहाँ ट्यूशन फ़ीस लगती है यहाँ पे, मीन्स 10 रुपीज़ पर मंथ, ये हो गई यहाँ की ट्यूशन फ़ीस। तो वो तो कुछ कहना नहीं। हाँ, आपकी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है तो वो लगती है पर सेमेस्टर, जो कि है 3200 रुपये। तो 3260 रुपये का आपको चालान कटना पड़ता है जो कि एग्ज़ाम देने के समय। और अगर मैं एकोमोडेशन की बात करूँ, क्योंकि सब बच्चे तो मुजफ्फरपुर के होंगे ही नहीं, अलग अलग डिफरेंट पार्ट से आएंगे वो, तो उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी है, और हॉस्टल भी फैसिलिटी आपको अच्छी दी जाती है। और उसकी अगर मैं फ़ीस बात करूँ हॉस्टल की फ़ीस की, तो वो जो है आपको 34,000 पर ईयर लगती है, 34,000 पर ईयर। ओके, और हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको अच्छी ही है। तो ये रही ट्यूशन फ़ीस से रिलेटेड जानकारी। तो दैट्स ऑल गाइज, हमें आज काफ़ी कुछ जानने को मिला MIT के बारे में। और अगर आपको जानना है किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में बिहार के, या फिर आपको MIT के बारे में और भी कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीबॉडी।